एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैरी की इस गंभीर हालत के बाद सियन का परिवार वापस अपने गांव नहीं लौटता। उन्होंने कुछ वक्त तक इसी आइस्ट्रिया टाउन में ही रुकने का फैसला किया है और यह सभी इस वक्त लोहार ग्रास्ट के स्टोरेज रूम गोदाम में ठहरे हुए हैं और इसीलिए सियन के माता पिता ग्रास्ट को इस मुसीबत में मदद करने के लिए बार बार शुक्रिया कहते हैं। ग्रास्ट कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार गावाइन, तुम हमेशा बिजनेस में मेरी इतनी मदद करते हो, इस बार मुझे भी तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा काम करने का मौका दो। अब से यह जगह तुम्हारी ही है, तुम यहाँ जैसे मर्जी चाहे वो कर सकते हो। और यही कहकर वो उन्हें अकेला छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही वहां रोज आ जाती है बेजान पड़ी मैरी को देखने के लिए, पर मैरी तो एक बेजान गुड़िया की तरह बस बिस्तर पर वैसी की वैसी ही सुन्न पड़ी हुई थी। और इसी तरह गमगीन माहौल में कई दिन गुजर जाते हैं, पर मैरी को रत्ती भर भी होश नहीं आता। तभी एक सुबह शियन के पिता कमरे में आकर गंभीर होकर कहते हैं, तैयार हो जाओ शियन, हमें शहर में किसी खास शख्स से मिलने जाना है। पर शियन बेड के पास से हिलने से भी साफ साफ मना कर देता है। वो इस वक्त दुनिया में किसी से नहीं मिलना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमार बहन के पास ही रहना चाहता है। जिस रात उस इनविंसिबल अदृश्य मॉन्स्टर ने हम पर रास्ते में हमला किया था, उसी रात शहर में कई और निर्दोष लोग भी रहस्यमयी तरीके से मारे गए हैं, पर पूरे टाउन में किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं पता कि आखिर उनकी ये अचानक मौत कैसे हुई। पिता कहते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि यह उसी अदृश्य मॉन्स्टर का ही खूनी काम है, पर उस तूफानी रात तुमसे बग्गी पर लड़ने के बाद वो मॉन्स्टर वहां से डरकर भाग गया था और शायद पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारे ही जरिए हम उस मॉन्स्टर को ढूंढकर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। पर शियन जिद पकड़कर रोते हुए कहता है कि वो अपनी बहन मैरी को इस हालत में अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। उसके पिता उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं, शियन, क्या तुम्हें इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खूंखार मॉन्स्टर बाहर आजाद घूमकर न जाने और कितने बेकसूर लोगों की जान लेता रहेगा? और शायद तुम ही इस पूरे शहर के इकलौते ऐसे शख्स हो जो उस अदृश्य शैतान को अपनी जादुई आंखों से देखकर रोक सकता है। पर शियन अपना चेहरा फेरकर गुस्से में चिल्लाता है, मैंने इस शहर के किसी भी इंसान को बचाने का कोई ठेका नहीं ले रखा पिताजी, मैं बस अपनी बहन के पास रहना चाहता हूँ। क्या आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र और चिंता नहीं है? जिस पर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भारी आवाज में कहते हैं, शिन, मेरी भी सगी बेटी है, बेशक मुझे उसकी अपनी जान से ज्यादा चिंता है। और अगर सच में ऐसा मुमकिन होता शियन, तो मैं इसी सेकंड अपनी खुद की जान देकर भी मैरी को अभी इसी वक्त होश में ले आता। पर कड़वी हकीकत तो यही है कि इस वक्त हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इस लाचारी में वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। और अगर तुम अपनी पावर से मेरी मदद करोगे बेटा, तो हम शहर के काफी मासूम लोगों की जान बचा सकते हैं। इसीलिए प्लीज मेसी इस लाचारी की बात को समझो। पिता की ये रोती हुई बात सुनकर शियन को अचानक कोमा में जाने से पहले मैरी दीदी की कही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैरी ने उससे मुस्कुराकर कहा था कि शियन, तुम्हारी ये जो मैजिकल पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और वंडरफुल है। शायद से तुम इस जादुई पावर के जरिए आगे जाकर कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हो जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वक्त आने पर लोगों की मदद करने के लिए खुशी खुशी जाओगे। और अतीत की यही खूबसूरत बातें याद करते हुए शियन प्रेजेंट वर्तमान में अपनी मुट्ठियां कसता है और रोते हुए कहता है, हाँ, दीदी हमेशा खुद से पहले दूसरों की परवाह करती हैं। वो कभी भी किसी मुश्किल के आगे हार नहीं मानती, बल्कि हमेशा दिन रात मेहनत करती रहती हैं ताकि वक्त आने पर वो जरूरतमंद लोगों की ढाल बनकर मदद कर पाएं। और मुझे पक्का पता है कि अगर आज दीदी खुद मेरी जगह इस निराश हालत में बैठी होती, तो वो भी मुझसे यही कहती कि शिन, क्यों तुम इस तरह फालतू में निराश होकर कमरे में बैठे हुए हो, जबकि तुम्हें बाहर जाकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही इस वक्त इकलौते ऐसे शख्स हो जो लोगों की जान बचा सकता है। उसके पिता गावाइन गर्व से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी बहन सचमुच बहुत ज्यादा दयालु और नेक दिल इंसान है। जिसके बाद शियन बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन के बेजान चेहरे को आखिरी बार देखता है और खड़ा होकर कहता है, मैं शहर के उन मासूम लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ पिताजी। पर तभी अचानक शियन का हाथ जैसे ही मैरी की हथेली पर पड़ता है, उसे कुछ बहुत ही अजीब और डरावना महसूस होता है। उसे अचानक याद आता है कि पिछले 2 सालों में जब भी वो मेरी दीदी को नॉर्मली छूता था, उसे मैरी की बॉडी से आती हुई एक हल्की सी प्योर मैजिकल एनर्जी की वाइब्रेशन महसूस होती थी। पर इस वक्त उसे मैरी की पूरी बॉडी में से रत्ती भर भी मैजिकल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। उनका शरीर अंदर से पूरी तरह खाली और ठंडा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियन घबराकर तुरंत कमरे से भागकर बाहर कहीं जाने लगता है। भागते हुए शियन का दिमाग तेजी से घूमता है और वो सोचता है, शिट, मैं इतने दिनों से लगातार अपनी बहन के पास ही बैठा हुआ था, पर मैंने अपनी सेंसिंग से यह इतनी बड़ी बात पहले नोटिस तक क्यों नहीं की। जिसके बाद वो शहर के सरकारी अस्पताल के पास आकर मरीजों की भीड़ को देखता है। हाँ, मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सच है। जिसके बाद वो तुरंत भागकर घर आता है और अपने पिता को सीरियस होकर बताता है, पिताजी,
मुझे अपनी सेंसिंग से अभी अभी कुछ बहुत बड़ी बातें पता चली हैं। पहली बात यह कि जिन लोगों को भी ये लेथार्जी सिकनेस हुई है, उनके अंदर जरा सी भी मैजिकल एनर्जी नहीं बची है। उनका शरीर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। और दूसरी बात यह कि पहले मुझे इस शहर के आम बाजारों में चलते फिरते ऐसे कई सारे लोग आसानी से दिख जाते थे, जिनके अंदर जन्म से थोड़ी बहुत मैजिकल एनर्जी एक्टिव होती थी। पर आज जब मैं बाहर गया तो मुझे पूरे शहर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसके पास जरा सी भी मैजिकल एनर्जी एक्टिव हो। इसीलिए मुझे अब पूरा यकीन हो रहा है कि जिन लोगों के शरीर में मैजिकल एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, उन्हीं लोगों को चुन चुन कर ये लेथार्जी सिकनेस अपनी चपेट में ले रही है। और इसके अलावा शहर में इन अजीब चीजों का अचानक होना, जैसे वो इनविजिबल डरावना क्रिएचर और आसमान में वो अजीब सी लाल रोशनी का दिखना, ये सारी चीजें कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई हैं। और अब शियन अपनी मुट्ठी हवा में लहराकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगर इस रहस्यमयी बीमारी का पूरी दुनिया में इस वक्त कोई इलाज नहीं है पिताजी, तो मैं खुद अपनी रिसर्च से इसका इलाज क्रिएट आविष्कार करूंगा। बिल्कुल वैसे चीज जैसे इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज न होने के बावजूद भी मैंने अपनी मेहनत से उसे खुद क्रिएट किया है। जिसके बाद उसके पिता गावाइन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शानदार शियन, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें इस बीमारी के सिलसिले में शहर के किसी बहुत बड़े रईस से मिलने जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पिता पुत्र बग्गी में बैठकर किसी बड़े वीआईपी शख्स से मिलने के लिए उनके रॉयल पैलेस आते हैं। शाही कमरे की बड़ी कुर्सी पर बैठे इन अजीब से रईस महाशय का नाम है ड्यूक वाल्फी ड्यूक बल्फ। उनके सामने सिर झुकाकर शियन के पिता गावाइन कहते हैं, ड्यूक, अचानक बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर मैं आपको सुरक्षा के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। शहर में घूम रहे उन अनसीन अदृश्य मॉन्स्टर्स से अपनी सेना को लड़ने के लिए हमें अपनी फैक्ट्रियों में बने लाइटनिंग लैंप्स, जादुई लालटेन का बड़े पैमाने पर यूज करना होगा। लेकिन गावाइन की ये सीरियस बात सुनते ही अचानक हम देखते हैं किसी छोटे रोते हुए बच्चे की तरह जमीन पर लौटने लगते हैं और पागलों जैसी हरकतें करते हुए चिल्लाते हैं, शिट यार, मेरे इससे हरकतें करते हुए चिल्लाते हैं, आइस्ट्रिया टाउन में ये भूत प्रेत और मॉन्स्टर्स का क्या रायता फैल रहा है, मुझे नहीं संभालनी ये आफत। और उनकी ये बचकानी रॉयल हरकत देखकर शियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी शियन के पिता गावाइन उन्हें टोकते हुए कहते हैं, ड्यूक वॉल्फ, प्लीज आपको अभी इस तरह जमीन पर नहीं लौटना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम शहर में एक बड़ी इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। और गावाइन के टोकते ही अगले ही पल में एकदम सीरियस पोज में अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, एकदम सीरियस पोज में अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर गंभीर आवाज में बताते हैं, शहर के लालची मर्चेंट्स व्यापारियों ने उन लाइटनिंग लैंप्स को सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने पर्सनल स्टोर में रखने की कोशिश की थी, पर हमने जैसे तैसे कानून का यूज करके अपने रॉयल गार्ड्स तक उन सभी लाइटनिंग लैंप्स को सुरक्षित पहुंचा दिया है। लेकिन हाँ, इस काम को करने में हमारी पूरी कैबिनेट की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। यह सुनकर गावाइन कहते हैं, ड्यूक वॉल्फ, आपसे हमें यही उम्मीद थी, आप सचमुच प्रजा के लिए कितने महान हैं। जिसके बाद शियन के पिता बताते हैं कि ड्यूक, वो अदृश्य मॉन्स्टर और ये लेथार्जी सिकनेस, ये दोनों ही चीजें मैजिक और मैजिकल एनर्जी से कहीं गहरे रूप से कनेक्टेड जुड़ी हैं। मैजिक का नाम सुनते ही ड्यूक वॉल्फ शियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गावाइन की बातें सुनकर मुझे लगता है लड़के कि तुम्हारा ये जो अजीब मैजिक है वो उन अनसीन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने में हमारी सेना के काफी काम आएगा। शायद से हम तुम्हारी इस पावर की मदद से उन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह हरा पाएंगे। पर शियन हाथ जोड़कर सीरियस होकर बताता है, ड्यूक, मैजिकल एनर्जी के जरिए मैजिक को पूरी तरह सीखने और उस पर कंट्रोल पाने में बहुत लंबा वक्त लगता है, और सबसे बड़ी बहुत लोगों के पास जन्म से जरा सी भी मैजिकल एनर्जी बची थी, वो सब ऑलरेडी इस महामारी से बीमार होकर बेड पर पड़े हैं। सो ड्यूक गंभीर होकर पूछते हैं, तो शियन, क्या तुम्हारे पास अपनी इस जादुई रिसर्च से कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम इस लेथार्जी सिकनेस को हमेशा के लिए ठीक कर सकें? शियन चश्मा ठीक करने के पोज में अपना खतरनाक आइडिया बताता है, लिविंग बॉडी एक्सपेरिमेंटेशन, जिंदा शरीरों पर जादुई प्रयोग। ड्यूक चौंक कर अपनी सीट से आगे झुकते हैं। शियन, तुम्हारे कहने का सीधा मतलब क्या है? शियन साइंटिफिक टोन में समझाता है, ड्यूक, किसी नॉर्मल इंसान के थके होने पर उनकी मैजिकल एनर्जी कुछ घंटों के आराम के बाद अपने आप रिकवर वापस हो जाती है, लेकिन लेथार्जी सिकनेस का शिकार बनने के बाद लोग अपनी बॉडी की मैजिकल एनर्जी को ही अंदर से पूरी तरह खो बैठते हैं और वो खुद से उसे दोबारा जनरेट नहीं कर पाते। इसीलिए मुझे पक्का लगता है कि अगर हम बाहर से उनकी बेजान बॉडी में फिर से मैजिकल एनर्जी का फ्लो प्रवाह ट्रांसफर कर दें तो वो फिर से पहले की तरह हेल्दी हो जाएंगे। यह खतरनाक आइडिया सुनकर ड्यूक कहते हैं, पर शियन, इस एक्सपेरिमेंट में तो बहुत बड़ा जानलेवा खतरा है। अगर तुम अपनी पावर से उन सभी कमजोर पेशेंट्स को सही तरीके से मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सके
तो वो कभी दोबारा होश में नहीं आएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और शियन आगे कहता है कि ड्यूक, मैं इंसानों की जान खतरे में डालने के बजाय अपना यह पहला मैजिक एक्सपेरिमेंट पकड़े गए खूंखार मॉन्स्टर्स के ऊपर करूंगा। और अब ड्यूक वाल्वे शियन की इस समझदारी भरी दलील को सुनकर उसे मॉन्स्टर्स पर अपना एक्सपेरिमेंट करने की ऑफिशियल इजाजत दे देते हैं। साथ ही वो शियन की मदद के लिए उसे अपनी टीम के 3 जांबाज साथी भी सौंपते हैं जो मेडिसिन और मॉन्स्टर्स की खूबियों के बारे में एक्सपर्ट थे। पर यहाँ महल से बाहर आते वक्त शियन को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ड्यूक वाल्वे को मुझ जैसे 1-3 साल के छोटे बच्चे की बातों पर इतनी जल्दी यकीन कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ में पहले कभी शियन को लाइव मैजिक का यूज करते हुए भी नहीं देखा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शियन के वो तीनों नए पार्टनर्स सीक्रेट बेस पर उसे अपना अपना इंट्रोडक्शन परिचय देते हैं। पहला पार्टनर यह चश्मा लगाए लड़का है कोल एलिस्टर कोल ऑल्स्टर, जो कि टाउन के चीफ डॉक्टर साहब का पर्सनल असिस्टेंट था। पर दोस्तों, इसे शियन के इस मैजिक वाले आइडिया पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। यह तो शियन का साथ सिर्फ ड्यूक के सख्त सरकारी ऑर्डर्स की वजह से लाचारी में दे रहा था। दूसरी पार्टनर यह सुंदर और एटीट्यूड वाली मोहतरमा है राफिना सैफरन, जो रिस्टिया किंगडम के जफनस्ट रीजन के मार्क्यूज की इकलौती वारिस थी। साथ ही ये मोहतरमा रॉयल आर्मी में एक बहादुर नाइट योद्धा भी थी। तीसरी पार्टनर यह हुड पहने खड़ी लड़की है जो कि हद से ज्यादा शर्मीली थी। इनका नाम है ब्रिजेट गिट, और यह भी मार्क्यूज के कहने पर यहाँ आई थी और मॉन्स्टर्स की आदतों और उनकी कमजोरियों को लेकर यह काफी कुछ गहराई से जानती थी। इन तीनों से शियन गंभीरता से कहता है, तुम तीनों का यहाँ इस मिशन पर मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर याद रखना, यह जो हमारा मिशन है यह कोई बचकाना मजाक नहीं होने वाला है। इसमें हमारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद शियन उन तीनर्जी फोकस करके अपना कड़कड़ाता हुआ लाइटनिंग मैजिक, बिजली का जादू हवा में दिखाता है और ये तीनों शियन के हाथ से निकलती उस जादुई बिजली को अपनी आंखें फाड़कर बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई ये जादुई चीज थी क्या। शियन मुस्कुराकर बताता है, यह मेरी खुद की बनाई एक सीक्रेट जादुई टेक्निक है, इसे मैजिक कहते हैं। और फिर वो उन्हें नेचुरल फेनोमेना और मैजिकल एनर्जी के फ्लो के बारे में डीप नॉलेज देता है। शियन समझाता है, मैजिक का यूज करने के लिए हमारी बॉडी की इनर मैजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैजिकल एनर्जी एक ऐसी गुप्त लाइफ फोर्स ताकत है जो जन्म से हमारे शरीर में खून की तरह बहती है, और जब अचानक आपकी बॉडी से ये मैजिकल एनर्जी पूरी तरह चूस कर खत्म हो जाती है, तब आप अपनी बॉडी को हिलाने और चलने फिरने की क्षमता भी खो बैठते हैं। और असल मायने में इसी कंडीशन को लेथार्जी सिकनेस कहते हैं। अब अगले सीन में हम इनको घने जंगल के रास्ते से ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ते हुए देखते हैं। पर नाइट रफीना को अपने शरीर पर लादे गए भारी भरकम लोहे के आर्मर कवच की वजह से पहाड़ पर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो हाफ रही थी। वो सब यहाँ जंगल के इस सीक्रेट बेस पर इसीलिए आए हैं ताकि वो अपने जादुई एक्सपेरिमेंट के लिए जंगल से कुछ जंगली मॉन्स्टर्स को जिंदा ढूंढकर पकड़ पाएं। यहाँ झाड़ियों के पास ब्रिजेट और शियन के बीच मॉन्स्टर्स को लेकर गंभीर बातचीत होती है। ब्रिजेट बताती है कि वो यहाँ उस दिन रास्ते में बग्गी पर हमला करने वाले अनसीन अदृश्य क्रिएचर पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने आई है। शियन उसे बताता है, ब्रिजेट, मुझे अपनी इस मैजिकल एनर्जी के जरिए बीमार लोगों को दोबारा ठीक करना है। पर सबसे बड़ी आफत यह है कि अगर मैजिकल एनर्जी के तेज फ्लो के जरिए किसी भी लिविंग क्रिएचर जीवित प्राणी को डायरेक्टली छुआ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि मेरी मैजिकल एनर्जी उस दूसरे क्रिएचर की खुद की मैजिकल एनर्जी के साथ अंदर बहुत हिंसक तरीके से इंटरेक्ट प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन लेथार्जी सिकनेस को जड़ से ठीक करने के लिए हमें लाचारी में पेशेंट्स को बाहर से मैजिकल एनर्जी देनी ही पड़ेगी। लेकिन सीधे नाजुक पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी देने से पहले हम मॉन्स्टर्स की मजबूत बॉडी के ऊपर यह ट्राई करके इसका सही प्रेशर चेक करेंगे। पर जैसे ही ब्रिजेट को बातों बातों में पता चलता है कि शियन ने उस दिन साक्षात रैथ रीथ मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी शर्मीली आदत भूलकर एक्साइटमेंट में शियन के बिल्कुल करीब आ जाती है और पागलों की तरह पूछने लगती है, क्या सच में शियन, तुमने उस अदृश्य रैथ मॉन्स्टर को देखा है? प्लीज मुझे बताओ कि वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा लगता है, वो हमला करते वक्त किस तरह की डरावनी फॉर्म लेता है। मॉन्स्टर्स की डिटेल्स को लेकर ब्रिजेट बहुत ज्यादा अजीब तरीके से एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन तभी अचानक शियन की सेंसिंग अलर्ट होती है और वो चारों नोटिस करते हैं कि जंगल की सामने की झाड़ियों को चीरकर उनके ठीक सामने एक खूंखार गोब्लिन वॉरियर अपनी भारी तलवार लेकर आ चुका था। इसे अपने ठीक सामने देखकर ब्रिजेट तो डरने के बजाय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार एक असली गोब्लिन वॉरियर को इतने करीब से लाइव देखा था। लेकिन जैसे ही रॉयल नाइट रफीना उस बदसूरत मॉन्स्टर को अपने सामने देखती है, उसके अंदर का क्षत्रिय खून खौल उठता है और उसमें अचानक ही लड़ने का अजीब सा जोश आ जाता है। वो एक चीख मारती है और अपनी ताकत के प्रेशर से अपनी छाती पर बंधे भारी भरकम लोहे के आर्मर कवच को चकनाचूर करके हवा में उड़ा देती है।
लोहे का कवच टूटने के बाद सियन बगल में खड़ा होकर अपनी आंखें फाड़कर हैरान होकर देखता और मन ही मन कहता है, ओ भाई साहब, इस लोहे के टाइट आर्मर के अंदर मिस रफीना के संतरे एसेट्स तो सचमुच बहुत बड़े बड़े हैं। जिसके बाद ये साहसी मोहतरमा अपनी भारी तलवार काटने के लिए तेजी से आगे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। रफीना दौड़ते हुए हवा में कूदती है और चिल्लाकर अपना पूरा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, रिश्तिया किंगडम के जफनेस्ट रीजन के मार्क्यूस की इकलौती वारिस। रफीना सैफरन के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट। रफीना उस मॉन्स्टर की ओर हवा में कूदती है और उस पर अपनी तलवार से जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन गोबलिन रफीना पर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि तभी शियन पीछे से फुर्ती से अपने मैजिक का यूज करके उस गोबलिन की भारी तलवार को बीच में ही जादुई प्रेशर से जकड़ लेता है ताकि वो गोबलिन रफीना पर हमला न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो चालाक मॉन्स्टर रफीना के तलवार के वार से बच जाता है और अगले ही पल में वो अपनी जादुई स्पीड से तेजी से हवा में उड़कर रफीना के ठीक पीछे आ चिपता है और उसकी पीठ पर अपनी गदा से जोरदार हमला कर देता है, जिससे बेचारी रफीना हवा में उड़ती हुई सीधे एक मोटे पेड़ के तन से जाकर तेजी से टकराती है। रफीना नीचे जमीन पर गिर जाती है और वो गोबलिन अपनी गदा उठाकर रफीना का सिर कुचलने ही वाला था कि तभी शियन एन वक्त पर अपने वाटर मैजिक एक्वा का यूज करता है। वाटर मैजिक के प्रेशर से वो गोबलिन पानी की बुलेट से पूरी तरह भीग जाता है और उसके तुरंत बाद सियन उस भीगे हुए गोबलिन के ऊपर अपनी कड़कड़ाती हुई लाइटनिंग बिजली से सीधा अटैक करता है। पर अफसोस, इतना जादुई करंट लगने के बावजूद भी वो खुखार मॉन्स्टर मरता नहीं है और अपनी गदा लेकर सियन की तरफ बढ़ता है। पर तभी पीछे से रफीना फुर्ती से उठती है, अपनी भारी तलवार उठाती है और बिजली की स्पीड से दौड़कर अपनी तलवार उस गोबलिन की गर्दन में आर पार दे मारती है और वो गोबलिन तड़पकर वहीं ढेर होकर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। गोबलिन अब मारा जा चुका था और शियन सोचता है कि जितना हमने पहले रफीना के बारे में सुना था, शायद मिस रफीना सचमुच उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और फुर्तीली फाइटर हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि रफीना रॉयल आर्मी में रहते हुए ऑर्क मॉन्स्टर्स से तो कई बार मैदान में लड़ चुकी थी, पर अपनी लाइफ में किसी छोटे गोबलिन से लड़ना उसके लिए बिल्कुल पहली बार का नया एक्सपीरियंस था। रफीना अपनी तलवार साफ करते हुए इनके पास आकर एटीट्यूड में कहती है, अपने उस भारी भरकम लोहे के आर्मर के बिना ऐसे पिद्दी मॉन्स्टर्स को अपनी तलवार से मारना यह बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। शियन अपना सिर पकड़कर रोते हुए कहता है, अरे मिस रफीना, लेकिन अगर आप इस तरह हमारे पहले ही जिंदा मॉन्स्टर को गुस्से में जान से मार देंगी तो फिर हम अपनी जादुई रिसर्च के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। पर रफीना उसकी इस जायज बात को भी पूरी तरह से इग्नोर अनदेखा कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल जिंदगी में सुंदर लड़कियां मुझे हमेशा इग्नोर कर देती हैं। हाय रे मेरी सैड लाइफ। और इसी फनी सीन के साथ यहीं ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।